पागल होता या जल्दी करता था। ना निर्जन पढ़ाई होते और नहीं लौट कर हंसते दुनिया का। निर्जन जी कारण से उनकी जिंदगी की नौकरी जारी रखी है। कर्नाटक, पानीपत, फरीदाबाद जैसे शहरों में कुछ वर्ष बिताए। देश के पहले जब अपने सपनों के शहर चंडीगढ़ की नींव रखी तो नेकचंद का तबादला भी यहीं कर दिया गया। चंडीगढ़ में कई सड़कों को बनाने में योगदान देने के बाद नेकचंद जी को सुखनी झील से लेकर हर और पारिसार का जिम्मा सौंपा गया। और यही वो पड़ाव है जहां से कलाकार के अंदर छिपे सपनों रूपी साम्राज्य को रॉक गार्डन में रूपांतरित करने के पथ का पहला मील का पत्थर साबित हुआ। झील के मुहाने पर बनती हुई सड़क की चपेट में आकर इस पीपल का अपनी जड़ें जमाने से पहले ही निर्मूल हो जाना लगभग निश्चित था। नेकचंद जी इसको बचाने की तरकीब नहीं बिठाते तो ये स्थल सुखना लेक का लैंडमार्क नहीं बनता। नेकचंद जी का कुदरत से नाता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस वृक्ष की छाया का सुखद आनंद लेने वाले शायद न तो महसूस कर सकते हैं और न ही बयान कर सकते हैं। प्रकृति से स्नेह रखने वाला मानवता के प्रति भी हमेशा सजग रहेगा। इस झील के उस पार जंगल में एक महात्मा साधना किया करते थे। अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें हर रोज एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। नेकचंद जी ने अपने विवेक और कला कौशल का इस्तेमाल करते हुए तारकोल के खाली ढोलों व लकड़ी के पट्टों का गठजोड़ करके एक कश्ती बना ली ताकि उनका सफर उनकी तकलीफ कम हो सके। वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ साथ इधर शहर का प्रारूप उभरने लगा और उधर जंगलों में उभरने लगी थी रॉक गार्डन की प्रारंभिक आकृति। नेकचंद ने 1957 में कुटिया में बैठकर इस ऐतिहासिक और काल्पनिक नगरी की नींव रखी थी। दुनिया की नजरों से बचाकर कई सालों तक अकेले ही वो रॉक गार्डन का निर्माण करते रहे। छुट्टी के दिन खाली ना बैठकर साइकिल पर चंडीगढ़ के साथ लगती शिवालिक की पहाड़ियों पर चले जाते और बरसाती नालों और खाइयों में से ऐसे पत्थर ढूंढते जिनमें उन्हें कोई ना कोई रूप नजर आ जाता था। ऐसे पत्थरों को नदियों नालों से लाकर इकट्ठा करते जाते और कल्पनाओं पर आधारित नगरी को विकसित करने में जुट जाते। कामयाब ऐसे लोग नहीं होते हैं जो कभी विफल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो हारने के बाद भी लगन नहीं छोड़ते। रात को न तो बिजली का कोई साधन मौजूद था और न ही इतने पैसे के लालटेन या मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर काम किया जा सके। जंगल में वो रात को काम करने के लिए बेकार हो चुके साइकिल टायरों को आग लगाकर उसकी रोशनी में काम किया करते थे। जंगल था तो जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। मच्छरों से बचने के लिए नेकचंद जी अपने सिर और कानों को ढकने के लिए जूट के खाली थैले को धोकर स्कार्फ की तरह बांधकर अपना काम करते रहते थे। नेकचंद जी की जिंदगी का दूसरा पक्ष उनका परिवार था। दिन में यथार्थ की दुनिया के घर परिवार को चलाने के लिए नौकरी और रात को सपनों की दुनिया को वास्तविकता की दुनिया में बदलने की प्रक्रिया में शायद वक्त ने परिवार को पछाड़ दिया। उनका 2.5 साल का बेटा डॉक्टर के पास लेकर जाते हुए रास्ते में ही चल बसा। इस घटना से नेकचंद जी को सदमा तो पहुंचा, मगर ये सब भगवान की मर्जी समझकर अपनी ध्येय साधना में लगे रहे। जिस जगह पर रॉक गार्डन आज खड़ा है उस जगह को एक जंगल के रूप में नामित किया गया था और इस जगह पर कुछ भी बनाना गैर कानूनी था। वो इस
इस रहस्यमय नगरी को 18 साल की लंबी अवधि तक छुपाकर फैलाते रहे। 1975 में प्रशासन के अधिकारियों को जब इसका पता चला तो ये साम्राज्य लगभग 12 एकड़ तक फैल चुका था। उनके काम, उनकी सल्तनत पर ध्वस्त होने का खतरा मंडराने लगा था। जनसमूह के प्यार और अधिकारियों की राय को आखिरकार नेकचंद जी अपने पक्ष में करने में सक्षम हुए और 1976 में पार्क का उद्घाटन एक सार्वजनिक स्थान के रूप में परिभाषित कर लोकार्पित कर दिया गया। इस नगरी का नाम रॉक गार्डन तो सरकार ने दिया, मगर नेकचंद की कल्पना में ये एक देवी देवताओं की नगरी यानी किंगडम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस है। पहली नजर में शायद हर किसी को ये बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट की एक महानतम कृति लगे, लेकिन अनुभूति होने पर एक अलग ही कहानी बयां करते हुए सही मायनों में नेकचंद जी की कल्पनाओं को चित्रांकित करती हैं। किसी भी पूज्य स्थल की तरह आपको देवी देवताओं की इस नगरी के हर प्रवेश द्वार से झुककर ही जाना होगा। आगे दोनों तरफ इस नगरी के निवासी आपका स्वागत करते नजर आएंगे। इन्हें किसी ने तराशा नहीं है। ये वही पत्थर हैं जिन्हें नदियों और जंगलों से उठाकर लाया गया है और इन्हें इनके मूल स्वरूप में ही सुशोभित किया गया है। अभिप्राय पूर्वक देखने से हर पत्थर में कल्पनाओं की कोई न कोई मूर्ति नजर आ ही जाएगी। इस नगरी का हर हिस्सा अपने आप में एक अलग कहानी संजोए हुए है और उस हिस्से का हर बाशिंदा, हर किरदार एक अलग पहचान रखता है। नगरी का अगला पड़ाव संगीत दरबार है, जहां आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत संगीत से होता था। दोनों ओर पत्थरों रूपी अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों से सुसज्जित दिखाई देने वाली मूर्तियां सर्जक की कल्पना में संगीतकार और पहरेदार हैं। जब शाम को नगरी का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, तब ये संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्रों को पास ही में बने कक्ष में रख दिया करते थे। इसी कक्ष में कभी कभी नेकचंद जी अकेले बैठकर प्रकृति का और अपनी कल्पनाओं का आनंद लिया करते थे। कल्पित भावनाओं में घरों की ये दीवार की संगीत वाद्य यंत्रों का ही हिस्सा है। कुछ घड़े बड़े हैं और कुछ छोटे, जिन्हें बजाने से बड़ों में से अलग और छोटों में से अलग ध्वनि रूपांतरित होती है। हकीकत ना सही, कल्पित दुनिया का एक अद्भुत नजारा तो है ही। घरों की इस दीवार के एक ओर चीनी मिट्टी की चीजों से बनी एक दूसरी दीवार है। पुराने जमाने में जहां बल्ब होल्डर बना करते थे, उन्हीं कारखानों से बेकार हुए हिस्सों का सदुपयोग कर यहाँ कितनी खूबसूरती से उनकी दीवार बना डाली। अगले पड़ाव की राह की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ ये पर्दा है। कितनी मेहनत और लगन से रचनाकार ने एक एक करके इनको लगाया होगा। इन्हें इस तरह से लगाना लगभग असंभव सा लगता है। संगीतकारों और पहरेदारों को इस पर्दे से आगे आने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इस पत्थरों के पर्दे के सामने जो तालाब और इसके आसपास की जो जगह है, ये इस नगरी के राजा रानियों या खास मेहमानों के लिए आरक्षित थी। प्रातः काल यहाँ तालाब में स्नान, योग और ध्यान का आनंद लिया जाता था। जब भी चांदनी रात हुआ करती थी तो कोई छोटा सा समारोह हुआ करता था और पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजता रहता था। आए हुए मेहमान, राजा और पूरा परिवार आनंद लिया करते थे।
इस सरदार की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। परिकल्पनाओं के देश के राजा के महल की तरफ जाने के लिए पहाड़ की इस दरार में से होकर गुजरना होगा। यहाँ पर दोनों तरफ छोटे छोटे झरने कुदरती नजारों का आनंद देते हैं। गुफा से बाहर निकलते ही झरने के ऊपर राजा का महल है। ये रंगशाला भी नगरी के खास मेहमानों के लिए ही बनी थी। खूबसूरत मनोभाव को महसूस करने पर कल्पना के इतिहास की अनुभूति का ये अपने आप में एक अनोखा नगर है। अगला पड़ाव होगा इस नगरी के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जिसके लिए फिर से एक दूसरे पहाड़ की दरार से गुजरना होगा। इस दरार को शिवालिक की पहाड़ियों के ही किसी हिस्से से उठाकर लाए गए चूने के पत्थरों से खड़ा किया गया है। इस दरार के खत्म होते ही काले पत्थर की दीवार में फाउंड्री से निकले हुए बेकार कोयले का इस्तेमाल कितने आकर्षक ढंग से किया गया है। पहाड़ का ये छोटा सा गांव कितना खूबसूरत है। छोटे छोटे मिट्टी के घर और इनकी छतें टूटे हुए घरों के टुकड़ों से बनी हैं। यानी हर बेकार वस्तु को इसके रचनाकार ने अपनी विचारशील संरचनाओं के माध्यम से एक नया आकार दे दिया है। घरों के पास छोटे छोटे खेतों में से निकलते पानी के चश्मे नीचे आकर एक बड़े झरने का रूप ले लेते हैं। यही झरना आगे एक नाले का रूप ले लेता है और नाला जाकर नदी में मिल जाता है। एक और पहाड़ पर बने घर के नीचे पहाड़ी दरार में से दूर आपको एक बहुत बड़ा झरना नजर आएगा। उस झरने के पास पहुंचने के लिए ऐसे कई हिस्सों से गुजरना होगा, जिसके रास्ते में एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ एक पहाड़ है। यहाँ एक और पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। दूसरी ओर पुल के पार बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा खड़े होने का स्थान बना हुआ है। ये पगडंडी एक छोटी सी गुफा में से होकर निकलेगी, जिसके बाहर एक और राजा का महल व खूबसूरत झरने हैं। अच्छा नहीं लग रहा आपको? ये अच्छा लग रहा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़,